जिसको आप रेवड़ी कह रहे हो या जिसको आप फ्रीबीज कह रहे हो, मुफ्त की चीजें देकर, मैं इसको एक रिश्वत मानता हूँ। ये सीधी रिश्वत है। वोट लेने के लिए इनडायरेक्ट रिश्वत, वोट लेने के लिए प्रत्यक्ष रिश्वत है। इनडायरेक्ट भी मत कहो आप, ये प्रत्यक्ष रिश्वत है कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको ये दूं। आपके 500-700 रुपए में पूरे महीने में आप अपने मोबाइल से जितनी मर्जी कॉल करो, ठीक है ना। तो फिर वही बात है, एक एमएलए या मंत्री को 15,000 रुपए टेलीफोन का भत्ता देना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल इस देश की जनता के साथ अन्याय है, इस देश के संसाधनों के साथ अन्याय। जितना पैसा देश में 5 किलो अनाज या लोगों की भूख शांत करने के लिए खर्च कर रहे हो, उतना पैसा लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च कर दो। लोग अपने आप सक्षम बन जाएं। उनको फ्री का चाहिए, आपको फ्री का देना पड़ेगा। स्वाभिमान के साथ इस देश में वो काम करेंगे, इस देश की उन्नति के लिए। वो सारे गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट्स को एक पेंशन मिलती है, तो उनको भी एक ही मिलनी चाहिए जी। पिछले कुछ समय से देश में चुनाव के समय हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से मुफ्त की रेवड़ियां यानी मुफ्त की घोषणाएं करने का जो कल्चर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, और खासकर जो देश का मिडिल वर्ग है जो हर चीज़ पर सरकार को टैक्स दे रहा है, उस पर इसका क्या असर पड़ रहा है, और पॉलिटिकल पार्टियां जो ये फ्री की घोषणाएं कर रही हैं, इसका जो विकास की योजनाएं हैं उन पर इनका क्या असर पड़ रहा है, और देश पर इसके चलते कितना कर्जा बढ़ रहा है, इन सभी गंभीर मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं सीनियर अर्थशास्त्री प्रोफेसर ओपी गुप्ता जी। अब वीडियो पर अपने कमेंट्स करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को ज्वाइन भी करें। बात करते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार। ठीक हो सर? हाँ जी। ये फ्रीबीज का मुद्दा तो अभी सुप्रीम कोर्ट भी चला गया था, और अपन देख रहे हैं कि किसी भी देश में इसमें राज्य में चुनाव हो, अभी जैसे दिल्ली में चल रहे हैं, केजरीवाल पर उंगलियां उठाते थे, मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, उन्होंने मुफ्त की 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं, कांग्रेस ने कह दिया हम 300 देंगे, बीजेपी बिजली पानी पर तो नहीं बोल रही, लेकिन और बहुत सारी घोषणाएं कर दी। पेंशन हम 2,000 से 2,500 कर देंगे, जिनकी 2,500 है 3,000 कर देंगे, 5 रुपये में झुग्गी झोपड़ी वालों को हम खाना दे देंगे, मुफ्त सिलेंडर देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, और खूब सारा उन्होंने पिटारा खोल दिया है। क्या ये जो चल रहा है मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का, पहला सवाल सिर्फ यही, हमारा जो मिडिल वर्ग है जो टैक्स देता है, टैक्स की मार के बोझ तले दबा पड़ा, उस पर इसका क्या असर पड़ रहा है? यहाँ से हम शुरू करें। गिल साहब, जैसा आपने बताया कि बहुत सारी पार्टीज चुनावों के मध्य वोटर्स को लुभाने के लिए बहुत सारे प्रलोभन देती है जी। मैं इसको मुफ्तखोरी नहीं कहता, प्रलोभन कहता हूँ। बिल्कुल। और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि कोई भी चीज जो फ्री में जिसका उत्पादन नहीं होता, उसको हम लंबे समय तक फ्री में नहीं बांट सकते। बिल्कुल। अगर आप मुझसे कहो तो मैं मानवीय पूंजी के निर्माण के लिए किसी भी देश में ह्यूमन कैपिटल के लिए एक अर्थशास्त्री होने के नाते सिर्फ 2 चीज़ों की फेवर करता हूं कि 2 चीज़ों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। मुफ्त नहीं कह रहा हूं मैं, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। एक शिक्षा का, एक स्वास्थ्य का, कि सबको एक जैसी शिक्षा मिले, एक जैसे स्तर की शिक्षा मिले, और सबको एक जैसी स्वास्थ्य सेवाएं मिले। बिल्कुल। जिससे व्यक्ति निर्माण को, राष्ट्र निर्माण को, व्यक्ति सक्षम हो। जब वो कैपेबल हो जाएगा तो वो अपने आप ही, जिसको आप रेवड़ी कह रहे हो या जिसको आप फ्रीबीज कह रहे हो, मुफ्त की चीजें देकर, मैं इसको एक रिश्वत मानता हूँ। ये सीधी रिश्वत है। वोट लेने के लिए इनडायरेक्ट रिश्वत, वोट लेने के लिए प्रत्यक्ष रिश्वत है। इनडायरेक्ट भी मत कहो आप, ये प्रत्यक्ष रिश्वत है कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको ये दूंगा। बिल्कुल। और इसका खामियाजा ना सिर्फ वर्तमान पीढ़ी को, इस देश की जनता जितना जल्दी समझ जाएगी, उतना ही ज्यादा लंबे समय तक हम अपने देश को बचाने में सक्षम होंगे। आने वाली पीढ़ियों का फायदा हो जाएगा यदि हम समझ जाएंगे तो। क्योंकि देखिए, एक है सस्टेनेबल गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या कहता है
कि हम वर्तमान जो संसाधन हैं उन संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बच सके जी। अब सरकार के पास अपना कुछ नहीं होता, रेवेन्यू गवर्नमेंट को कर लगा के आएगा। अब इसके ऊपर जो बजट खर्च होगा, चाहे जो मर्जी पार्टी है जी, जितना भी खर्च होगा वो लोगों से टैक्स के रूप में ही वसूल किया जाएगा। जो देश का अपर वर्ग है यानी हाई इनकम ग्रुप जी, जिनको आप अरबपति और खरबपति कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है ना। हालांकि उनकी भी अभी रिपोर्ट आई है, एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी, उसमें भी क्लियर कट ये बताया गया है कि वो अपनी मेहनत से नहीं बल्कि लोगों से छीना झपटी करके मोनो एकाधिकार क्रिएट करके वो अरबपति बने हैं। यानी इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है। रह गया आपका मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग की एक लिमिट है कि आप कितना उसको टैक्स लगाओगे जी। जब आपके पास टैक्स लगाने के लिए भी कोई एरिया नहीं बचेगा जी, तब क्या करोगे? बिल्कुल। तो उस वक्त देश में अराजकता की स्थिति, हम अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं, देश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ वोट्स के लिए, जो कि मेरे हिसाब से उचित नहीं। जी बिल्कुल, आप सही करे हो। और मैं देख रहा था कि अभी जैसे हम दिल्ली की ही बात करें एक मिनट के लिए, अभी दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, वहाँ बिजली पानी मुफ्त दिया जा रहा है। पानी का ही दिल्ली में 7,000 करोड़ का बजट है। कितना ज़्यादा बजट हो गया। तो इसके चलते हमारा जो योजनाएं चल रही हैं, मान लिया जैसे वहाँ कोई पुल बनना है, कोई यूनिवर्सिटी बननी है, हॉस्पिटल बनने हैं, तो वो सरकार को वहाँ वाला पैसा तो वहाँ डाइवर्ट करना ही पड़ेगा ना, नेचुरल। तो उससे तो जो हमारा आम आदमी है वो शिक्षा से भी वंचित हो रहा है, वो अच्छी सड़कों से भी वंचित हो रहा है, वो सफाई से भी वंचित हो रहा है, और वो अपनी स्वास्थ्य सेवा से भी वंचित हो रहा है। नुकसान तो उसको हो रहा है आम आदमी को। ऐसे गिल साहब, आपने दिल्ली की बात की, वैसे तो मैं इलेक्शन की बात नहीं करना चाहता था, लेकिन दिल्ली में जो गारंटीज की बात की जा रही है जी, या जो मुफ्त की चीज़ें बांटने की बात की जा रही है, अगर मैं आपको एक मोटा मोटा एस्टीमेट दूं, अगर केजरीवाल जी अपनी तमाम घोषणाओं को पूरा करते हैं तो दिल्ली को लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी एडिशनल, अतिरिक्त। और अगर मैं बीजेपी की बात करूं कि बीजेपी ने जो घोषणाएं की हैं उनसे भी 2 कदम आगे जाकर उन घोषणाओं की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में उन योजनाओं को पूरा करने के लिए बीजेपी को 35 से 40 हजार करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी जी। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? नेचुरल लोगों से ही लिया जाएगा, टैक्स की मार होगी। जब टैक्स की मार होगी तो निश्चित है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। अगर टैक्स ज्यादा लेंगे डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, और डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो फिर अर्थव्यवस्था में खर्च करने के लिए उन लोगों के पास कम पैसा बचेगा, डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो मुझे खतरा है कि कहीं देश मंदी की तरफ और बेरोजगारी की तरफ अग्रसर ना हो। जी, तो क्या सर ये जैसे मुफ्त की अभी जैसे भोजन चल रहा है, 5 किलो राशन चल रहा है, और दूसरी फ्री योजनाएं जैसे चलाई जा रही हैं, इसका भी तो देश की अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव असर पड़ेगा। लोग बेकार भी तो हो रहे हैं, काम नहीं करे, सब खाने को फ्री मिल ही रहा है सब कुछ। हाँ, कुछ असर तो ऐसे ही पड़ेगा। देखो, मेरा ये मानना है कि जिन लोगों के पास खाने को नहीं है, वास्तव में खाने को नहीं है जी, ये राजा शब्द यूज कर रहा हूं मैं, आप इसको माने शासक वर्ग के शासक वर्ग की जिम्मेवारी है कि देश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। ये मैं मानता हूं कि रोटी सबको मिलनी चाहिए, लेकिन रोटी के नाम पे आप सबको निकम्मा बना रहे हो, वो चीज गलत है जी। भाई, जिसके पास नहीं है आप दो, ये जिम्मेवारी है कि कोई भूखा ना सोए। लेकिन अब हो क्या रहा है, मैं कुछ अपने साथियों से बात कर रहा था और कुछ मेरे अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो बता रहे हैं कि पर्टिकुलर अपने राज्य में, हरियाणा में,
कि गुप्ता जी आपको नहीं पता, जिन लोगों के पास 5-5, 7-7 एकड़ जमीन है उन्होंने भी कार्ड बनवा रखे हैं और महीने की पहली तारीख को मोटरसाइकिल पे और गाड़ी में जाते हैं सामान लेने, राशन लेने के लिए। वो चीज गलत है जी। वो लोगों को कहीं ना कहीं अकर्मण्यता की तरफ लेकर जा रही है, जो कि राज्य और देश की अर्थव्यवस्था के लिए मैं उचित नहीं मानता। यानी कि आपने जैसे शुरू में कहा कि लोगों को इतना कैपेबल बनाओ कि उनको फ्री का अनाज देना ना पड़े। आप जितना पैसा देश में 5 किलो अनाज या लोगों की भूख शांत करने के लिए खर्च कर रहे हो, उतना पैसा लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च कर दो, लोग अपने आप सक्षम बन जाएं। उनको फ्री का चाहिए, आपको फ्री का देना पड़ेगा। स्वाभिमान के साथ इस देश में वो काम करेंगे, इस देश की उन्नति के लिए वो काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है क्यों ये राजनेता हैं, ये इतने बड़े बड़े वित्त मंत्रालय जिनके पास होता है, इतने बड़े बड़े अफसर इनके पास होते हैं, ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं लेके आते? ये फ्री की, मुफ्त की रेवड़ियाँ की पॉलिसी क्यों लेके आ रहे हैं? आपका क्या मानना है? देखिए, कोई भी शासक वर्ग है वो हमेशा सत्ता में रहना चाहता है और जो आसान तरीका उनको नजर आता है वोट मिलने का, मेरा ये मानना है कि होना तो ये चाहिए कि देश के संविधान में भी प्रोविजन होना चाहिए, और नहीं तो देश में चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग हर पार्टी के जो मैनिफेस्टो होता है, चुनाव घोषणा पत्र जी, एक फॉर्म उसको डेवलप करना चाहिए हर पार्टी के लिए, हर कैंडिडेट के लिए। मान लो कोई पार्टी से भी ऊपर होके कैंडिडेट ये कहता है कि जी मैं आपके लिए ये करवाऊंगा, और वो फॉर्म ऐसा होना चाहिए कि उसमें उसकी बजटिंग का प्रोविजन बताए कि इसका बजट कहाँ से आएगा जी। जैसे आपने कहा कि सिर्फ पानी के ऊपर दिल्ली का 7,000 करोड़ रुपए खर्च आता है, तो चुनाव आयोग की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो दिल्ली की जनता को बताए कि ये 7,000 करोड़ रुपए ये पार्टी इस रास्ते से पैसे लेकर आए। बिल्कुल, तभी कुछ होगा। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, दिल्ली में सिर्फ 3600 करोड़ रुपए बिजली सब्सिडी और 200 करोड़ रुपए पानी पर सब्सिडी है सर, 17 करोड़ रुपए की और आपके ये फ्री की जो यात्राएं हैं इनके ऊपर सब्सिडी है। इन सारी फ्री की रेवड़ियों के चलते पहली बार दिल्ली जैसी स्टेट का बजट है घाटे में जाने आ रहा है, ऐसे अनुमान है। तो नेचुरली उसका दिल्ली की विकास योजना पर फर्क पड़ेगा जब बजट भी उनका घाटे में पहली बार जा रहा है। निश्चित रूप से पड़ेगा। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, हम पीछे थोड़ा सा पीछे जाएं, आप कर्नाटक का एग्जाम्पल लो, उसके बाद आप तेलंगाना का एग्जाम्पल लो, उसके बाद आप आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल लो, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लो, राजस्थान का, झारखंड का, जहां जहां भी चुनाव हुए हैं, खास तौर पर कई जगह तो क्या है कि महिलाओं को इतने रुपए कैश दे दिए गए जी, और उनको ये लगा कि पता नहीं भविष्य में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं नहीं कहता कि उन्होंने पैसे लेके वोट दिए, लेकिन वो प्रभावित जरूर हुए। बिल्कुल, वो प्रभावित हुए। अच्छा, ये भी बड़ा हो गया सर। अभी हरियाणा में चुनाव थे जब बीजेपी ने वादा किया हर महिला को 2100 देंगे, दिल्ली में कह दिया हर महिला को 2500 देंगे, केजरीवाल का 2100 का है, कांग्रेस का 2500 का वायदा है, महाराष्ट्र में भी इसी तरह महिलाओं का दिया था, मध्य प्रदेश चुनाव से शुरुआत हुई थी इसकी, लाडली बहना से। ये भी एक नया सीधी रिश्वत वोट के लिए देने का हो गया। बिल्कुल, ये मैं महिलाओं को पहले लुभा लो। मैंने पहले ही कहा है कि महिलाएं 50% हैं जी, हमारी आबादी का आधा वर्ग है, और वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है जी, नहीं है। तो उनको ये लगता है कि उनके खाते में पैसे जाएंगे, भाई ये पार्टी अच्छी, ये आदमी अच्छा है, तो उन्हें तो 5 साल में एक बार वोट देना है, दे दो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि हमारे यहाँ वित्त आयोग बनता है हर 5 साल के बाद जी, और वो वित्त आयोग राज्य और केंद्र में पैसे के बंटवारे की बात करता है, और वो ये कहता है कि किसी भी राज्य का जो ऋण है
यानी जो उसने उधार लिया है, जी क्योंकि राज्य को भी उधार लेने पड़ेंगे ये योजनाएं पूरी करने के लिए, जी वो उस राज्य की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे जीडीपी होती है ना राज्य देश की, इसी तरह राज्य की होती है कि राज्य में एक साल में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसके 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे राज्य हमारे ऐसे हैं जिनका 13 से 15% हो गया है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी जी कि उनकी योजनाएं सफर होंगी या डिले होंगी तो और महंगी होती जाएंगी। यानी आज एक काम जो 400 करोड़ में होने वो हो सकता है कि डिले होते होते 4000 करोड़ में हो। तो ये सारी चीजें यानी हमारी जो आर्थिक उन्नति है, आर्थिक विकास है, उसके ऊपर इनका विपरीत असर पड़ता ही पड़ता है। इकोनॉमी के ऊपर भी विपरीत असर पड़ेगा जी। और हम जैसे फ्री रेडियो की बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में चर्चाएं चलती हैं, फिर लोग ये कहते हैं कि आम आदमी को फ्री रेडियो पर बात चल रही है तब तो इनको घाटे दिख जाते हैं, नेताओं को इतनी ज़्यादा ये फ्री की सुविधाएं मिल रही हैं, उनको पेंशन मिल जाती है, 6 बार सांसद बनेंगे, एमएलए बनेंगे तो 6 बार पेंशन मिलेगी, उनको वाहन भत्ता मिलता है, उनको टेलीफोन का भत्ता भी आज तक मिल रहा है, उनको घर का भत्ता मिल रहा है, और बहुत सारी सुविधाएं हैं, एक बार बनने के बाद सारे करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। वो संवैधानिक भत्ते हैं उनके जो दिए जाते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि उनमें भी रिवीजन की, उनकी समीक्षा की इस देश में जरूरत है। एक एग्जांपल आपको देता हूं कि आपके 500-700 रुपए में पूरे महीने में आप अपने मोबाइल से जितनी मर्जी कॉल करो, ठीक है ना, तो फिर वही बात है, एक एमएलए या मंत्री को 15,000 रुपए टेलीफोन का भत्ता देना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इस देश की जनता के साथ अन्याय है, इस देश के संसाधनों के साथ अन्याय है जी, वो दुरुपयोग है, संसाधनों का दुरुपयोग है, बिल्कुल। क्यों आजकल तो 700 रुपये में 3 महीने का मिलता है सर। और दूसरी बात आपको ये बता देता हूँ कि जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं संविधान के हिसाब से वो सारे के सारे जन सेवक हैं, यानी पब्लिक सर्वेंट हैं, तो उनके ऊपर भी वो भी तो उसी कंडीशन में आने चाहिए कि जब सारे गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट्स को एक पेंशन मिलती है तो उनको भी एक ही मिलनी चाहिए जी। लेकिन ये विल पावर चाहिए उनको करने के लिए, लेकिन वही है कि अपनी तरफ देखने की हिम्मत होनी चाहिए। केजरीवाल ने तो एक बार कहा था कि हम पंजाब में जितने भी पूर्व विधायक मंत्री होंगे एक बार ही हम उनको देंगे, विधायकों को वहाँ के, शायद वो बिल लेके आई थी, उस पर इम्प्लीमेंट पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, चाहे 6 बार बना हो तो 6 बार अभी पेंशन मिलती है, लेकिन हम एक बार लेंगे। तो देश की जो जीडीपी है सर, उस पर भी तो इसका लगातार असर पड़ रहा होगा, जो फ्री वीज पूरे देश भर में चलाई जा रही हैं अलग अलग चीज़ों पर। नहीं, देश की जीडीपी पे तो असर मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि फ्री बिजली का जो उत्पादन हो रहा है उसकी वैल्यूएशन तो लग जाती है जी, वही बांट रहे हैं, हम कोई अलग लेके तो नहीं बांट रहे, अनाज जितना हो रहा है उसी में से हम सरकार खरीद के बांट रही है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन लोग जब काम नहीं करेंगे तब आगे बढ़ोतरी पे जरूर असर पड़ता है जी, मतलब एज इट इज जितनी चीजें उत्पादन हो रही हैं उन पे असर नहीं पड़ेगा जी, लेकिन लोग नकारा हो जाएंगे, नकारा हो रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा नकारा हो रहे हैं। आप देखो बहुत सारी जगह पे, जैसे हरियाणा में पहले बहुत सारे मजदूर आपके बाहर से आते थे, लेकिन पीछे धीरे धीरे जैसे आपकी मनरेगा थी या दूसरी आपकी चीजें थी जी, तो मैं ये मानता हूँ कि जितनी की फ्रीबीज हैं, जितनी ज़्यादा सहूलियत मुफ्त की चीज़ें आप एक व्यक्ति को उसके स्थान पर दोगे तो वो दूसरे स्थान पर उसकी गतिशीलता में फर्क पड़ेगा, वो जाएगा ही नहीं बिल्कुल। उसको फ्री में घर पे अनाज मिल रहा है तो क्यों हरियाणा आएगा। मान लो मेरे को बिना काम किए गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, मेरे को दफ्तर जाने की जरूरत ही मैं क्यों जाऊँगा। बिल्कुल राजकीय कोई व्यक्ति क्यों जाएगा। बिल्कुल, राजकीय से घाटा तो इसको लगातार सर जो लगातार बढ़ता जा रहा है उस पर भी तो इसका बहुत सारा असर पड़ता है। बिल्कुल असर पड़ेगा, राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा।
राजकोषीय घाटे का मतलब है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, गवर्नमेंट की जो आय होती है और गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, उसके अंतर को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। आपको क्या लगता है जो ये फ्री की घोषणाएं हैं, आम हमारी जो वोटर है उस वोटर को क्या समझ के आगे काम करना चाहिए, कैसे वोट देना चाहिए? वोटर आगे जितना जल्दी ये समझ लेगा कि भाई ये जो फ्री की चीज़ें हैं ना, ये तुम्हारे भले के लिए नहीं है जी, उतना ही देश का भला होगा। अदरवाइज तो वो ये सोचते लेगा यार इन्होंने 5 साल तो कोई काम करना नहीं किसी ने, जितना फंसा उतना ले लो, तो फिर यही होगा जो कुछ समय के लिए जो वर्तमान में हो रहा है जी। हाँ जी, यानी बस शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो हम माने की कल्याणकारी योजना है। आपका मानना है कि वहाँ तो सरकार करे, राष्ट्रीयकरण कर दे उसका, मैं तो ये कहता हूँ, और सबको एक जैसी सुविधा, एक जैसी शिक्षा, एक जैसा स्वास्थ्य जी। और वो मिल नहीं रहा है अभी, दूर दूर तक भी नहीं है, आसपास भी नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है, आसपास तो छोड़ो, दूर दूर तक भी नहीं है जी, क्योंकि उस दिशा में हम काम ही नहीं कर रहे। सोच नहीं रही कोई सरकार, क्यों सोचेगी? जब मेरे को ऐसे ही वोट मिल रहे हैं जी, फ्री की चीज़ दे के कोई मेरे को वोट दे रहे हैं, तो मैं उनके कल्याण की क्यों सोचूंगा जी। और देखते हैं अभी निर्मला सीतारमण कब बजट पेश करेंगी? 1 फरवरी को। हाँ, 1 फरवरी को। तो कितना राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, उस पर हम लगातार बजट के ऊपर आगे चर्चाएं करेंगे। बजट क्या होता है, कैसे उसको समझें, उसकी टर्मिनोलॉजी सारी आम दर्शकों को कि बजट में जो ये घाटे दिखाए जाते हैं, दूसरे राज्यों से घाटा शब्द आते हैं और दूसरे शब्द हैं, ये पूरा समझाने की एक अगली वीडियो हम कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो में और कुछ इस पर आप जी, और आज की वीडियो में हमारा मकसद यही था कि जो ये मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं, इसका आम मिडिल क्लास पर क्या असर पड़ता है, जो टैक्स पेयर है, और सरकार को यदि मुफ्त की कल्याणकारी योजना लेकर आए तो कौन कौन सी हों। सर ने बताया कि सिर्फ हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये 2 पहलू ऐसे हैं जहां सरकार का इसका राष्ट्रीयकरण हो, सबको, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको वो एक जैसी सुविधा मिले। ये मानवीय पूंजी के निर्माण में सहायक है। बिल्कुल, हम स्वस्थ रहेंगे, हम बढ़िया पढ़ेंगे तो सबको एक जैसी आगे उनको फैसिलिटीज़, एक जैसे उनको समान मौके अवसर मिलेंगे। आपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।